तो बच्चों, आप सभी, मैं अशोक कुमार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के साथ साथ सभी सरकारी नौकरी के इस फाउंडेशन बैच में, इस आपकी जर्नी में आपका सारथी आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूं। तो बात चल रही थी, आहार नाल को पूरा कर चुके हैं। अब जो सहायक पाचक अंगों के विषय में हमें जानकारी लेनी है, तो सहायक पाचक अंगों के विषय में हम लार ग्रंथियों के विषय में जानकारी आपको दे चुके थे। तो जो लार ग्रंथियां हमने पढ़ा कि लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती हैं। कितनी? 3 जोड़ी होती हैं। उसके बाद हम जिगर को, है ना, और अग्नाशय को पढ़ेंगे, कालजे को पढ़ेंगे, कलेजी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं जो सबलिंगुअल जो ग्रंथि है, जो लार ग्रंथि है, तो एक सबलिंगुअल है, एक सबमैंडिबुलर है, और एक क्या है, एक पैरियोटिड ग्रंथि है। कौन सी है? एक है तुम्हारा पैरियोटिड ग्रंथि। तो एक तो क्या है, यहाँ जबड़ा और ये जो तुम्हारा जीभ है, इसके जोड़ पर पाई जा रही है। एक जबड़े के नीचे पाई जा रही है और एक क्या है, एक कान के नीचे पाई जा रही है। ठीक है, यही जानकारी उसमें रखनी थी। वैसे इतनी विहंगम जानकारी वो नहीं पूछता है, मोस्टली ये पूछता है कि बताइए ये निम्न में से ये ग्रंथि किस काम आती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरियोटिड ग्रंथि। आइए बात करते हैं अब आज के लेक्चर के विषय में। आज का जो लेक्चर है हमारे मूविंग पार्ट कहां से लगा रखें, ये। ठीक है, तो यकृत डाल लीजिए टॉपिक। ठीक है, यकृत के विषय में थोड़ी सी जानकारी तो आपको हो चुकी है। यकृत के विषय में आज जो है लेसन 2 और इसका पार्ट 11 है। ठीक है, और टॉपिक है आज का यकृत। यकृत कह दो, जिगर कह दो, अजय देवगन की पिक्चर है ना, जिगर। कालजा कह दो, कलेजा कह दो, कलेजी कह दो। यही है वो चीज आपने सुना होगा कभी कभी इस प्रकार में। ग्रामीण औरत होती है, वो कहते हैं आज तो मेरे कालजे में दर्द हो रहा है। क्या है? आज तो मेरे कालजे में दर्द हो रहा है। जो मांसाहार खाने वाले हैं वो कह रहे हैं कि कलेजी में क्या होता है, ज्यादा विटामिन होता है, तो कलेजी दे दो भाई। जब वो चिकन शॉप पर जाते हैं तो कहते हैं कलेजी दे दो। और यहाँ पर जो यकृत को आपने पढ़ा था कि यकृत से पित्तरस का निर्माण होता है, और वो क्या करता है, जो आप घी खा रहे हो, वसा युक्त भोजन खा रहे हो, उसको जल में घुलनशील बनाने के लिए एक रस देता है। उस रस का नाम क्या है? पित्तरस। इसकी जानकारी आपको थी। तो आज यहाँ पर फिर दोबारा से इसी टॉपिक को दोबारा से पढ़ने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि लगभग 500 से अधिक क्रियाएं इसके अंदर संपादित होती हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। यकृत यदि नहीं है तो तुम नहीं हो। यदि यकृत को निकाल कर आपके शरीर से अलग कर दिया जाए तो आपका कोई भी कार्य समाप्त नहीं हो पाएगा, आप जीवित ही नहीं रह पाओगे। ठीक है, तो यकृत में आपने इतना पढ़ लिया था, इसमें क्या पित्तरस है। आज उस पित्तरस को कैसे बनाएंगे, पित्तरस को कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा पित्ताशय के विषय में जानकारी लेंगे। कहाँ होती है पथरी? जो अक्सर ये होता है कि पित्त की थैली में क्या है, पित्त की थैली में पथरी है, तो उसके विषय में जानकारी लेंगे। तो टॉपिक डाल दिया आपने यकृत। ठीक है, अजय देवगन की पिक्चर जो जिगर है, तो जिगर पिक्चर में उसकी माँ क्या करती है, उसके रहपट बजाती है, और रहपट बजाकर क्या है, मृत अजय देवगन को जिंदा कर देती है। तो यही उसको पढ़ेंगे कि ये सब क्या है, जिगर क्या है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि यकृत क्या है। यकृत एक प्रकार की ग्रंथि है। ठीक है, और ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इसे भी नोट कर लीजिए। पहले इसमें नोट कर कुछ बातें लिखेंगे। नोट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। आपसे पूछे तो बताएंगे यकृत। अब यदि ये पहला पॉइंट रहा, दूसरा पॉइंट यदि पूछे मानव शरीर की सेकंड नंबर की, मानव शरीर की ये की भी है सेकंड
सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो अग्नाशय है, जो हम अगला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, अग्नाशय। ठीक है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? अग्नाशय है। पूछे मानव शरीर की तक है सबसे छोटी, सबसे भी ये रहेगा छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटी, ये पिट्यूटरी ग्रंथि है। ये कहाँ होती है? मटर के दाने की जितनी होती है लगभग, है ना, और मानव मस्तिष्क में होती है। जब ग्लैंड चैप्टर को पढ़ाएंगे, ग्रंथि को पढ़ाएंगे, तो क्रमबद्ध तरीके से सारी ऊपर से लेकर नीचे तक सारी ग्रंथियों को आप क्रमबद्ध तरीके से पढ़ोगे। तो अभी भी पूछे मानव शरीर की, यहां कंफ्यूजन करेगा आपका, मानव शरीर की अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि, यहां कंफ्यूज मत होना, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो है थायराइड। यहां से इस प्रकार के ये फैक्चुअल क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। इसी में कभी कभी ये भी आता आउटू, इसका नाम क्या है? आउटू भी है, आउटू ग्रंथि, आउटू ग्रंथि। ठीक है, ये भी क्या है? ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। सेकंड नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ होती है? मानव मस्तिष्क में होती है। इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर क्यों कहते हैं मास्टर ग्रंथि? जब ग्रंथि चैप्टर पढ़ोगे तब उसमें आपको अच्छी प्रकार से ये चीज क्लियर होगी। अब यदि अंतःस्रावी हुई है, बस इस बात का ध्यान रखना, मानव शरीर की अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। ठीक है, यहाँ गले में होती है एस टाइप की। क्रमबद्ध तरीके से इनको पढ़ाएंगे, जब थायराइड चैप्टर को पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो ये लिखा आपने। अब इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अब टॉपिक 2 ये दोबारा से डाल लीजिए, यकृत या जिगर, छोटा सा डाल लीजिए। ठीक है, तो इसमें नोट करेंगे, मैं बोल रहा हूं आप नोट करते जाइए। 17 से 23 सेंटीमीटर लंबी, 17 से 23 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। जो हार्ड वर्ड होगा उसको लिखवा देंगे। 17 से 23 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। संरचना ऐसे लिखते हैं। संरचना लिखना था मुझे केवल, है ना, ये कठिन है आपके लिए। 17 से 23 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। इसका वजन 15 से 15 नहीं 1.5 जो वजन है, वजन कितना है? 1.5 से 2 kg। बाकी वो सबके शरीर के हिसाब से होता है, ये एक अप्रोक्सीमेटली बताया गया है। ठीक है, और लंबाई कितनी है? लंबाई 17 से कितनी? 23 सेंटीमीटर। लंबाई 17 से 23 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे नोट करेंगे। इसका रंग हल्का लाल, इसका रंग हल्का लाल और हल्के पीले रंग का होता है। रंग कैसा होता है? हल्का लाल और हल्के पीले रंग का होता है।
अब क्योंकि इसके अंदर क्या है, पितरस का भी निर्माण होता है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू। जब ब्लड पढ़ाएंगे तो पीएच क्या होता है उससे हम बताएंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए, जो लिक्विड होता है उसको वो खारा है या किस प्रकार का है, उसे मापन के लिए पीएच वैल्यू होती है। ठीक है, पीएच वैल्यू 8.6, पीएच वैल्यू क्या होती है 8.6, पीएच वैल्यू इज इक्वल टू 8.6। तो ये कुछ फैक्चुअल बातें थी जो आपको नोट करनी थी। 8.6 होती है। मानव शरीर के साथ साथ लगभग सभी प्रकार के जंतुओं में यह पाया जाता है। वनस्पति में, पादप में नहीं पाया जाता। मानव शरीर के साथ साथ यह लगभग सभी जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए तो जो चिकन के शौकीन होते हैं वो क्या करते हैं, जब जाते हैं मुर्गे की दुकान पर तो कहते हैं भाई कलेजी जरूर देना। ठीक है, तो वही क्या होता है, वो मुर्गे का कलेजा होता है जिसको कलेजी बोलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे मानव शरीर के साथ साथ अन्य सभी प्रकार के जंतुओं में, अन्य सभी प्रकार के जंतुओं में यह पाई जाती है। ठीक है, अन्य सभी प्रकार के जंतुओं में यह पाई जाती है। ठीक है, देखिए लिखना तो आपको पड़ेगा, मैं जो आज बोर्ड पे नहीं लिखा है तो ये क्या है, अब आप छोटे बच्चे थोड़ी हो, इस यदि आपके अंदर ये कमी है तो इस कमी को दूर करो। ठीक है, अब यदि स्थित की बात करें, कहाँ स्थित होता है, अगला पॉइंट बनाएंगे इसी स्थित, कहाँ स्थित होता है। तो जो ये हमारा जो ये छाती है, ये क्या होता है, ये फेफड़ा होता है। इसके नीचे क्या होता है, डायफ्राम होता है। ठीक है, उसके ठीक नीचे ये स्थित होता है, उसके ठीक नीचे ये स्थित होता है क्या, यकृत। तो कहाँ स्थित है, ये डायफ्राम है, पूरा ही बना देते हैं। भाई ये क्या है, ये फेफड़ा है, ये क्या है, फेफड़ा है। तो यहां पर ये इस प्रकार से ये स्थित होता है क्या, यकृत। ये डायफ्राम होता है, इसके नीचे यकृत। तो डायफ्राम के नीचे स्थित लिखेंगे। ठीक है, चित्र बनाना चाहो तो चित्र बना लो, चित्र बनाना चाहो तो चित्र बना लो। और सुदृढ़ आपकी भाषा में यदि हम चित्र बनाना चाहें, इसको ऐसे भी देख सकते हो आप। मैंने जो आपको क्या है, मैंने आपको पढ़ाया क्या, मैंने आपको क्या पढ़ाया, इसके नीचे से, इसके अंदर से क्या आती है, यहीं पे ये क्या है, ये ग्रास नली है। क्या है ये, ग्रास नली। ये ठीक से बनी नहीं है, एक मिनट रुक जाओ जरा, मजा नहीं आ रहा। 10 इंच लंबी होती है। ठीक है, और ग्रास नली किससे लगी होती है, ग्रास नली अमाशय से लगी होती है, ये अमाशय होता है। ठीक है, अब अमाशय से ही लगा हुआ क्या देगा, ये अमाशय को क्या देगा, अमाशय को तो ये कुछ नहीं देगा। यहाँ पर ये इस प्रकार से ये ड्यूडेनम होता है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से अमाशय से लगा हुआ ये यकृत होता है। ठीक है, और यहीं से क्या दे देगा, ये यहीं इसे क्या दे देगा, ये पितरस दे देगा। ठीक है, ये पितरस दे देगा, सॉरी पितरस अभी नहीं देगा, पितरस अभी नहीं देगा। यहाँ पर ये
ये क्या है, ये पित्ताशय है, ये पित्ताशय है। और यहाँ पर ये डायफ्राम के नीचे ये क्या होता है, ये अब देगा, ये क्या हुआ, ये पित्ताशय हुआ, ये पित्ताशय हुआ। और ये क्या हुआ, ये यकृत हुआ, ये यकृत हुआ। ठीक है, इस प्रकार से ये होता है। तो स्थिति लिखेंगे डायफ्राम के नीचे अमाशय से लगा हुआ, डायफ्राम के नीचे अमाशय से लगा हुआ। ये डायफ्राम हुआ, ये डायफ्राम हुआ, और ये इसके नीचे और अमाशय से लगा हुआ, ये अमाशय हो गया, अमाशय। ठीक है, नोट कीजिए। हो गया। अब लिखेंगे इसके कार्य, अगला टॉपिक बनाएंगे कार्य। तो केवल एक अकेले पित्तरस के निर्माण का ही कार्य इसका नहीं है, 500 से अधिक, लिख लेंगे 500 से अधिक क्रियाओं को संपादित करता है, संपादित करता है। 500 से अधिक क्रियाओं को संपादित करता है। मुख्य रूप से क्रिया कौन सी है, पित्तरस का निर्माण। नंबर 1 कौन सी है, पित्तरस का निर्माण, पित्तरस का निर्माण। इतनी बात हमने आपको बताई थी। क्या करता है, पित्तरस का निर्माण करता है। तो यकृत, जिगर, कलेजा जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कहाँ स्थित होता है, डायफ्राम के नीचे अमाशय से लगा हुआ होता है। कार्य क्या है, 500 से अधिक कार्य हैं। सभी कार्यों को हम नहीं पढ़ने वाले हैं, एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है और मानव के लिए जो मुख्य रूप से चीजें हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो जैसे पित्तरस के विषय में आपको बता दिया था, तो फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे पित्तरस का निर्माण करता है, पित्तरस का निर्माण लिख लीजिए। पित्तरस के विषय में हम ये बात आपको पहले बता चुके थे कि ये क्या है, ये इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो इसी में लिखेंगे, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। यह कार्बोहाइड्रेट, यह कार्बोहाइड्रेट उपापचय, उपापचय और वसा, यह कार्बोहाइड्रेट उपापचय और वसा उपापचय रस है। उपापचय, उपापचय का मतलब डाइजेशन होना, उसका विखंडन होना। ठीक है, वसा उपापचय रस है, उपापचय रस है। अब ये तो आपने पढ़ लिया कि पित्तरस होता है। अब पित्तरस का निर्माण ये कैसे करता है, इस बात को भी नोट करना है। यही लिख लेते हैं, हेडिंग बनाइए, ठीक है। तो ये पित्तरस है, तो ये कैसे निर्मित हो रहा है, आप नीचे की तरफ लिखेंगे, मैंने ऊपर की तरफ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो ब्लड होता है, जो ब्लड होता है, ब्लड की परिभाषा क्या है, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। तो ब्लड के अंदर जो ऊतक है, ऊतक किस चीज से बनता है, पहले ही चैप्टर में आपने पढ़ा था कि ऊतक किससे, कोशिकाओं से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर ब्लड के अंदर जो कोशिका है उसमें से एक क्या है,
आरबीसी क्या होता है, आरबीसी। तो आरबीसी की जो एज होती है वो 120 दिन होती है। कितना? 120 दिन होती है। तो आरबीसी के विखंडन से, जो आरबीसी की 120 यहां लिख लीजिए, तो आरबीसी का जो विखंडन होता है, ठीक है, तो इसी से क्या होता है, इसी से पित्तरस का निर्माण होता है। आरबीसी के विखंडन से, लिख लीजिए इसमें, आरबीसी के विखंडन से, ठीक है, कैसे होता है, आरबीसी के विखंडन से। अब जब विखंडित हो जाएगा तो ये क्या है, 120 दिन की लाइफ पीरियड है इसका, तो ये कहां पहुंचेगा, ये एक तो पहुंचेगा प्लीहा में, कहां पहुंचेगा, प्लीहा में, और एक पहुंचेगा कहां पर, ये यकृत में। यकृत में, तो यकृत क्या बना देगा इसका, यकृत बना देगा इसको, पित्तरस में कन्वर्ट कर देगा। इसी को स्प्लीन बोलते हैं, SPLIN, स्प्लीन, और इसी को तिल्ली भी बोलते हैं। इसको आरबीसी की कब्रगाह कहा जाता है। क्या है, आरबीसी की कब्रगाह, क्वेश्चन आया हुआ है, कब्रगाह। आरबीसी की कब्रगाह क्या है, वो प्लीहा है, यकृत है, सॉरी, प्लीहा और यकृत दोनों में ये आरबीसी मरने के पश्चात पहुंचती है, विखंडित होने के पश्चात पहुंचती है। और यहीं पर क्या होता है, इसमें यहीं पर क्या होता है, जब भी पित्तरस का निर्माण हो रहा होता है तो इसमें दो वर्णक बनते हैं, एक बिलरुबिन, ब्लू रूबिन, और एक क्या, बिलवर्डिन। एक क्या है, बिलवर्डिन, वर्डिन, दो वर्णक बनते हैं। आप नोट कर लीजिए, ऐसे नोट कर लीजिए भाई, आरबीसी की जो लाइफ टाइम होता है 120 दिन होता है, और उसके पश्चात विखंडित, जब वो आरबीसी विखंडित होती है तो विखंडित होने के पश्चात वो क्या है, प्लीहा और यकृत के पास जाती है, और प्लीहा को क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं, तिल्ली बोलते हैं। इसको आरबीसी कब्रगाह बोलते हैं, क्योंकि मरने के पश्चात यहीं पर चली जाती है, इसीलिए आरबीसी की कब्रगाह है। यकृत क्या करता है, इसी से पित्तरस का निर्माण कर देता है। लिख लो यहां पर, यकृत क्या कर रहा है, यहां पर पित्तरस, इसी से पित्तरस बनाता है। और यहां पर पित्तरस के निर्माण के दौरान इसमें दो वर्णक भी होते हैं, बिलरुबिन और बिलवर्डिन, ठीक है। तो यहां से इनका शरीर से जो बाहर निकालने का कार्य है वो भी क्या करता है, यकृत ही करता है, यकृत ही करता है। लेकिन यदि किसी वजह से यकृत संक्रमित हो रहा है, यदि किसी वजह से, यहाँ पर ये बिलरुबिन जो है ये क्या है, पीले रंग का होता है। कैसा होता है, पीले रंग का, इसका रंग कैसा होता है, पीले रंग का होता है। और जब यकृत जो होता है वो संक्रमित हो जाए, संक्रमित हो जाए, किसी वजह से इफेक्टेड हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये शरीर के अंदर ही, ब्लड के अंदर ही क्या है, घुलना स्टार्ट हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को पीलिया बोलते हैं, जॉन्डिस, पीलिया, यही क्या है, पीलिया बीमारी है। बात समझ में आई। तो यहाँ पर पित्तरस के संबंध में इतनी ही जानकारी थी, इतनी ही बातों को उसको पूछता है। आज तक जो उसने पूछा है, अच्छा पित्र भोजन जो आ रहा है अमाशय से, जो आ रहा है अमाशय से क्या है, अम्लीय रूप में आ रहा है, सील मिला हुआ इसके अंदर, ठीक है। और उसके अंदर अभी क्या है, डाइजेशन नहीं हुआ है, किसका, जो काइम है, काइम के अंदर डाइजेशन नहीं हुआ है, किसका, वसा का। तो वसा को जल में घुलनशील बनाने के लिए पित्तरस जो है इमल्सीकरण क्रिया करता है, और वो जल में घुल जाता है, और यहाँ ड्यूडेनम में उसका क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। इन सब बातों को आप अच्छी तरीके से पहले ही पढ़ चुके हो। यहाँ पर क्या देखा आपने, स्पेशली कि पित्तरस का जो निर्माण कैसे होता है, आरबीसी के विखंडन से होता है। 120 दिन आरबीसी की लाइफ पीरियड होती है। आरबीसी क्या है, ब्लड में पाई जाने वाली एक सेल है,
ब्लड में पाई जाने वाली एक सेल है। WBC भी होता है, RBC भी होता है। तो फिलहाल हम ब्लड की बात नहीं कर रहे हैं, केवल RBC की बात कर रहे हैं। तो RBC का जो 120 दिन बाद जब विखंडित होती है, तो विखंडित होने के पश्चात वो कहाँ पे पहुंच जाती है? वो प्लीहा में पहुंच जाती है, स्प्लीन में पहुंच जाती है, तिल्ली में पहुंच जाती है। इसीलिए RBC की इसको कब्रगाह बोलते हैं। यकृत क्या करता है? इसी से क्या है? पित्तरस का निर्माण करता है। और पित्तरस के निर्माण के दौरान दो हानिकारक तत्व जो शरीर से विजातीय होते हैं, बाहर निकलने जरूर होती है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन को भी यकृत ही बाहर निकालता है। बिलिरुबिन पीले रंग का होता है। तो जब यकृत किसी प्रकार से संक्रमित हो जाए तो वो क्या है? वो शरीर के अंदर ही घुलने लगते हैं। तो रंग क्या है? पीला है, इसलिए पीले रंग का शरीर पड़ जाता है। इसलिए उस बीमारी को पीलिया के नाम से जानते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना। अगला टॉपिक चलते हैं, किसको? यहाँ पित्ताशय को भी समझना है आपको। अगला टॉपिक है आपका इसी के अंदर, सॉरी यहाँ पर मतलब ये एक कार्य हुआ किसका? यकृत का। अभी टॉपिक क्या है? यकृत ही चल रहा है। तो यकृत का एक कार्य हुआ क्या? पित्तरस का निर्माण करना। अब पित्तरस जो इकट्ठा कहाँ हो रहा है? पित्तरस इकट्ठा पित्ताशय में हो रहा है। तो इसको भी यहीं पे कवर कर लेते हैं, पित्ताशय। इसी का जो इसी लाइन के अंदर अगला टॉपिक क्या है? पित्ताशय। मिटा दो इसे। अगला हेडिंग डाल लीजिए आप, पित्ताशय। तो चित्र तो बना हुआ है, कुछ चित्र बनाने की जरूरत नहीं। पित्ताशय, पित्ताशय यानी कि जहां पित्तरस को आशय मिल रहा हो, आशय मिल रहा हो, क्या है? पित्ताशय है। गॉल ब्लैडर बोलते हैं। गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये चित्र है गॉल ब्लैडर। ये क्या काम करेगा? पित्तरस के संचय का काम करेगा। तो पहले इसकी जो आकृति है उसके बारे में लिख लीजिए। लगभग 80 सेंटीमीटर, सॉरी 80 ने 8, लगभग 8 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। लगभग 8 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। अंडाकार थैली के रूप में, जैसा अंडा होता है ना, ऐसी एक थैली होती है अंडाकार थैली के रूप में, जो कि उदर गुहा में स्थित होता है। ये जो पूरा मानव शरीर है, तो जहां ये फेफड़ा वगैरह होता है, तो ये सारा क्या है? ये सब उदर गुहा कहलाता है। क्या है? सॉरी, ये सब क्या है? सीलोन कैविटी कहलाता है। और जो पेट वाला पोर्शन है वो क्या है? गुहा है। गुहा का मतलब हमने बताया था, जैसे नोस्ट्रल कैविटी है, तो ये जो छिद्र है ये क्या है? गुहा है। ये क्या है? ये बक्कल कैविटी, इसको क्या बोलते हैं? मुख गुहा। तो जो भी ये पूरा आपका जो शरीर है, इसमें से सब कुछ निकाल के बाहर कर दें, एक थैले के रूप में मान लो, तो इसे सीलोन कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलोन कैविटी। क्वेश्चन आया हुआ है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो सीलोन कैविटी है। और सीलोन कैविटी में क्या है? अंदर उदर गुहा है। जो पेट है वो उदर गुहा है, ठीक है। तो ये जो पित्ताशय होता है, उदर गुहा में क्या होता है? ये सारा क्या है? उदर गुहा ही तो है, सॉरी, ये जो ये पोर्शन है ये उदर गुहा में स्थित होता है। और यदि इसको और इसको दोनों को मिला दें तो सीलोन कैविटी बोलेंगे, सीलोन गुहा, ठीक है। लिखेंगे कार्य। क्या कार्य है इसका? जो कार्य है, तो पहला कार्य तो यही हो गया, पित्तरस का संचय। पित्तरस का संचय, जो पित्तरस है उसको क्या करेगा? वो इकट्ठा रखेगा अपने पास और समय समय पर किसको देता रहेगा? वो ड्यूडेनम को देता रहेगा। तो पित्तरस का संचय। अगला कार्य है, पित्तरस से जल को सोखता है। पित्तरस से जल को, जो उसके अंदर जल रहेगा उसको सोखेगा। पित्तरस से जल को सोखकर इसका सांद्रण करता है। इसका
सांद्रण करता है, जल को सोख कर सांद्रण करता है। ज्यादातर जो बातें पूछता है वो पित्तरस से संबंधित पूछता है। अब इसमें एक जने देखा गया है, एक दोष भी पाया जाता है। अक्सर आपने सुना होगा पित्त की थैली में पत्थरी, ठीक है। तो दोष लिख लीजिए इसका दोष, पित्त अवयव के संघनन से, जो पित्त के अवयव होते हैं, तो पित्त रस के अवयव क्या होते हैं, ग्लोबुलिन और बिलिरुबिन। तो जो पित्त और भी बहुत चीजें होती हैं, पित्त के अवयव होते हैं पार्ट, अवयवों के संघनन से, संघनन धीरे धीरे इकट्ठे, संघनन से, पित्त अवयव के संघनन से रवाकृत जमाव, जो रवाकृत है यानी कि कण, रवाकृत जमाव पथरी कहलाता है, पथरी कहलाता है। क्या कहलाता है, पथरी कहलाता है। ठीक है। अब चलो ठीक है, ये दोष आ गया, तो यदि ये दोष आ गया तो क्या दिक्कत आएगी भाई? यदि जो धीरे धीरे कण इकट्ठे होगी और उसके एक पत्थर के रूप में होगी, छोटी सी पथरी सी होगी, तो दिक्कत क्या करेगा? तो दिक्कत क्या करेगा, जब पित्तरस वहां तक नहीं पहुंच पाएगा तो वसा का जो पाचन है, वसा का पाचन नहीं हो पाएगा, इमल्सीकरण नहीं हो पाएगा। लिखना चाहते इसमें लिख लीजिए वस, ऐसे लिख लीजिए, जिससे वसा के पाचन में अवरोध होता है। वसा के पाचन में अवरोध होता है। तो ठीक है, अभी जो कार्य हैं लगभग 500 कार्य हैं, जो मुख्य मुख्य कार्य हैं उन पर कल बात करेंगे, ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तब तक आप इस चीज का रिवीजन कर लीजिए अच्छी तरीके से। हमने आज किस किस चीज पे बात करी? हमने बात करी, सबसे पहले बात करी हमने यकृत, कलेजा, जिगर, कलेजी, ये सब क्या है, कालजा, एक ही वर्ड है, ठीक है। सेकंड बात हमने ये करी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन सेकंड नंबर की जिस ग्रंथि पूछे तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है, अग्नाशय है। अग्नाशय को हमने, उसमें पाए जाने वाले एंजाइम को हमने स्टडी कर लिया है। अब बाकी उसके और क्या क्या कार्य हैं, ठीक है, उसके विषय में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सहायक पाचक अंगों की बात चल रही है। तो सहायक पाचक अंग कौन से हैं हमने पढ़ा? एक तो ग्रंथियों को, लाल ग्रंथियों को पढ़ा, दूसरा क्या है, यकृत को पढ़ना है, और तीसरा क्या है, हमें अग्नाशय को पढ़ना है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो क्या है, वो इधर से अग्नाशय आएगा, ठीक है। अग्नाशय, यदि सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो क्या है, वो मास्टर ग्रंथि है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। कहाँ स्थित होती है, मस्तिष्क में होती है। यदि सेकंड नंबर की, सॉरी, यदि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करता है तो अब कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ गले में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि है, ठीक है, उसी को आउटो ग्रंथि भी कहते हैं। यकृत के विषय में हमने देखा कि लगभग 500 कार्य हैं, उसमें जो पहला कार्य है, जो मुख्य रूप से कार्य है, वो क्या है, पित्तरस का निर्माण करना है। और पित्तरस कैसे बनता है इसको भी हमने देखा कि आरबीसी के विखंडन से पित्तरस का निर्माण होता है। जब आरबीसी का हीमोग्लोबिन के माध्यम से, ये आरबीसी जो मूव करती है, किसके, हीमोग्लोबिन के माध्यम से मूव करती है, तो ये मूव करने के पश्चात कहां पहुंचेगी, ये पहुंचेगी किसके पास, प्लीहा के पास पहुंचेगी और यकृत के पास पहुंचेगी। प्लीहा को आरबीसी की कब्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मरकर वो क्या है, दफन हो जाती है, इसलिए आरबीसी की कब्रगाह कहते हैं इसको। और यकृत क्या काम करेगा, जैसे वेस्ट मटेरियल की बात होती है कि वेस्ट मटेरियल से कुछ बन जाए, तो उसी से क्या है,
500 प्रकार के कार्य करता है। तो उसी से ये क्या है, जो हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है उसके अंदर जो वसा है जिसका पाचन नहीं हुआ है, उस वसा को जल में घोल देता है, और जब जल में घुल जाएगी तो फिर उसका पाचन अग्नाशय से मिलने वाले एंजाइम आराम से कर देंगे, वरना अग्नाशय से मिलने वाले एंजाइम उसको कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो जल के ऊपर तैरती रहती है। तो जल में घुलनशील बनाने के लिए ये यकृत क्या कर रहा है, एक रस का निर्माण कर रहा है, पित्त रस का। अब वो कैसे करता है, आरबीसी के विखंडन से। आरबीसी को विखंडित होकर इसके पास जाती है और वो क्या करता है, वो इससे पित्त रस बना देता है। पित्त रस क्या होता है, वो क्षारीय होता है, उसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो 7.8 के आसपास होती है। अब यहां से यदि हम आगे की तरफ चले, इसमें हानिकारक पदार्थ भी होते हैं, उनको भी बॉडी से आउट कौन करता है, वो यकृत ही करता है, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। किसी वजह से यदि यकृत क्या हो जाता है, यकृत संक्रमित हो जाता है, तो ये बिलिरुबिन ही क्या है, पीले रंग का होता है, शरीर में फैल जाता है, इसी को क्या है, पीले के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर इसके दोष की बात करी थी। अगला पॉइंट इसमें हमने क्या किसको पढ़ लिया, पित्ताशय को पढ़ लिया। एक अंडे की जैसी थैली होती है, ठीक है, और उसमें क्या है, यकृत से बना जो पित्तरस है उसमें इकट्ठा होता है, और इसका मुख्य कार्य तो यही है पित्तरस के संचय का, क्योंकि वो बना रहा होगा, फैक्ट्री उधर बन रहा होगा, इधर क्या है, इधर जितनी आवश्यकता पड़ेगी पित्ताशय उतना ही बॉडी को देता रहेगा। तो क्या करता है, पित्ताशय पित्तरस के संचय करता है, और साथ साथ में जो जल होता है, जो पित्तरस में जल होता है उसको भी सोख लेता है, ठीक है, उसको भी क्या करता है, उसको सांद्रित कर देता है, पित्तरस को गाढ़ा बना देता है, ठीक है। अब यहीं पर क्या होता है, यहाँ पर दोष के रूप में पित्तरस की पित्त थैली में आपने पथरी के विषय में सुना होगा। तो जो ये अवयव होते हैं, पित्तरस के अंदर जो अवयव होते हैं, उसी के संघनन से रावाकृत एक पथरी सी बन जाती है, और उससे क्या दिक्कत आएगी, उससे ये दिक्कत आएगी जब वो पथरी अड़ जाएगी तो प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं हो पाएगा, वसा का पाचन नहीं हो पाएगा। तो इतनी बातों को हमने पढ़ा, बाकी और भी बातें हैं उनको कल कनेक्ट करेंगे। धन्यवाद।